त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनावी तस्वीर हुई साफ। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन ने मारी बाजी। मेघालय में कोनार्ड संगमा की अगुवाई वाली एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई सामने। यूडीपी और भाजपा ने भी पिछले प्रदर्शन को बेहतर किया। नागालैंड विधानसभा में पहली बार महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन ऐतिहासिक जनादेश की ओर। भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दोबारा सरकार बनाने को लेकर जताई खुशी। नागालैंड भाजपा अध्यक्ष तेमजेन इमरालोंग ने चुनाव परिणाम पर राज्य की जनता को दी बधाई। मेघालय में एनपीपी की बढ़त पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा ने जीत का श्रेय जनता को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कौंसलर और सांस्कृतिक क्षेत्रों को कवर करने वाला एक विस्तृत एजेंडे पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री आज भू राजनीति और भू रणनीति पर रायसीना संवाद का करेंगे उद्घाटन। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य होंगी अतिथि। रायसीना संवाद 2023 का विषय उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ को आवाज देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए G20 की ओर देख रहा है विश्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों का एक साथ मिलकर हल निकालने का किया वादा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दिया बड़ा फैसला। 3 सदस्यीय समिति करेगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। समिति में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का किया गठन। जांच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। और इंदौर टेस्ट के दूसरे दिन दूसरी पारी में भारत ने बनाई मामूली बढ़त। चेतेश्वर पुजारा ने जड़ा अर्धशतक। नेथन लॉयन ने झटके 4 विकेट। दोनों ही टीमों के पास परिणाम अपने पक्ष में करने का मौका बराबर। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव की मतगणना के 60 सीटों के प्रारंभिक रुझानों में भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन 34 सीटों पर आगे है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने 14 सीटों पर बढ़त बनाई है। वहीं तिपरामोथा के प्रत्याशी 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर माणिक साहा ने बोर्दोवली सीट पर जीत दर्ज कर ली है। नागालैंड में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के 60 सीटों के रुझान मिले हैं। सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन 36 सीटों पर आगे है, जबकि नगा पीपुल्स फ्रंट 2 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं है और अन्य उम्मीदवार 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। अकुलूतो सीट पर भाजपा उम्मीदवार कोजेटो किनिमी पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मेघालय में 59 सीट विधानसभा क्षेत्रों में से 57 के रुझान प्राप्त हुए हैं। सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 25 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर आगे है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। मुख्यमंत्री और एनपीपी उम्मीदवार कोनार्ड संगमा दक्षिण तुरा सीट पर विजयी घोषित हुए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन ताइसोंग पिनुरसला सीट पर आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार एम संगमा बागमरा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य की सुहियोंग सीट पर एक प्रत्याशी के देहांत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुकुल संगमा टिकरी किला सीट पर पीछे चल रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव में टाउन बोर्दोवाली सीट 1267 मतों से जीत ली है। माफ करिएगा, 1257 मतों से जीत ली है। जीत का प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला में कहा कि जीतने के बाद ये सर्टिफिकेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित
सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं। पहले हम लोग बोल चुके थे कि हम लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी का फिर से बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे और ये अभी तक जो रिजल्ट निकला है इससे तो पता ही लग रहा है हम लोग सरकार बना रहे हैं। त्रिपुरा विधानसभा के चुनावी परिणामों के रुझान से अब यह स्पष्ट हो गया है कि राज्य में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। त्रिपुरा के रुझानों में भाजपा एक बार फिर बहुमत के आंकड़ों को पार कर गई है। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को झटका लगा है तो टीएमसी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। फिलहाल अगरतला के भाजपा कार्यालय में इस समय जश्न का माहौल है। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से बात की। शुरुआती रुझानों में ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी फुल जो मैजिक जो आंकड़ा है 31 उससे भी आगे बढ़ते निकलती दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी आराम से सत्ता में आ रही है। हाँ आ रही है, आराम से आ रही है, एकदम कोई चिंता का विषय नहीं है। अब बीजेपी आएगी, कोई दिक्कत नहीं, वो अकेला आएगी। क्या प्रोस्पेक्ट लग रहा है आपको? 34 सीटों पे आगे चल रही बीजेपी। नहीं, बहुत बढ़िया। जहाँ पे हम देख रहे हैं जो रुझाव आया है अभी तक, तो रिजल्ट्स बीजेपी के पक्ष में ही है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हम बहुत उल्लासित हैं और कार्यकर्ता भी बहुत उल्लासित है। तो आपको सबको धन्यवाद। आपको लगता है किसी सहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी? नहीं, कभी आवश्यकता नहीं होगी। हम अकेले ही सरकार, भारतीय जनता पार्टी अकेले ही सरकार बनाएगी। अकेले सरकार बनाएगी। विकास के सामने विनाश का पूरा हार हो गया और लोगों ने बिना विकास को चुना है, विनाश को वर्जित किया है। तो इससे आगे और क्या हो सकता है? हमारा जो नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा टीम, आप देखे होंगे कि त्रिपुरा में जो अशुभ का शक्ति एक काम कर रहा था विपक्ष में, तो आज ये जनता ने उनको उखड़ के फेंक दिया। अब सरकार बनने में कोई परेशानी नहीं? परेशानी नहीं, ये है ना, ये त्रिपुरा सरकार की गवर्नमेंट और मोदी जी का डेवलपमेंट का जीत है। ये जो हम त्रिपुरा में पत्ता बर्तन किया है ना, ये अपनी काम की दौलत पे और जो कार्यकर्ता का निष्ठावान कार्यकर्ता उनका परिश्रम और हमारे जो मुख्यमंत्री है यशस्वी मुख्यमंत्री मानिक शाह जी, उनकी अच्छी काम की वजह से हम लोग जीत के जो और भी सीट बढ़ेगा और भी ज्यादा होगा और ये टोटली डेवलपमेंट का जीत है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से समर्थकों में यहाँ उत्साह है। भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम के नारे लगाए जा रहे हैं और अब यह स्पष्ट हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ अपने अकेले दम पर वो अपना सरकार बनाएगी। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज, अगरतला। मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा के निवास पर जश्न मनाया जा रहा है। वेस्ट गारो हिल्स के साउथ तुरा विधानसभा सीट से मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा के खिलाफ कांग्रेस ने ब्रेनियल मारक, तृणमूल कांग्रेस ने रिचर्ड मृग मारक, यूडीपी ने जॉन लेस्ली संगमा और भाजपा ने बर्नार्ड एन मारक को मैदान में उतारा था। मेघालय में एनपीपी की बढ़त पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इसका श्रेय जनता को दिया। सरकार गठन पर उन्होंने कहा कि अभी शाम तक नतीजों का इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से खास बातचीत की है हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। एक बड़ी बढ़त एनपीपी को मेघालय में मिल रही है। कोनराड संगमा हमारे साथ मौजूद है जो अभी अभी आए हैं। जश्न का यहाँ पर माहौल है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं? एक बड़ी बढ़त आपको मिली है। नहीं, पब्लिक हमारे साथ है, तो पब्लिक ने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है, तो मैं पब्लिक को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये सब पब्लिक की वजह से हुआ है। आपकी प्रायोरिटीज क्या रही? अभी तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ, देखते हैं अलायंस किसके साथ करेंगे? अभी देखते हैं, फाइनल नंबर्स नहीं आए अभी, तो एक बार नंबर आने दो। बीजेपी क्या आपका नेचुरल अलायंस पार्टनर? देखते हैं अभी शाम को देखते हैं। ओके, तो कोनराड संगमा जो कि बता रहे हैं कि जो एक बड़ी जीत इन्हें मिलती दिखाई दे रही है, उसका श्रेय ये यहाँ पर जनता को दे रहे हैं और साथ ही इन्होंने पोस्टपोल अलायंस के बारे में कहा है कि शाम तक ये इंतजार करेंगे। लेकिन बीजेपी के बारे में पूछने पर इन्होंने संभावनाओं से इनकार नहीं किया है, तो शाम तक इंतजार करना होगा। लेकिन अभी तक का जो यहाँ से अपडेट है वो यही है कि बड़ी बढ़त एनपीपी को और जश्न का माहौल यहाँ पर एनपीपी के पक्ष में यहाँ पर हम मौजूद हैं और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। कैमरामैन महेश शर्मा के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, मेघालय।
और नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करता दिख रहा है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेमजिम एमनाएलोंग ने जीत का जश्न शुरू कर दिया है। उन्होंने जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि नागालैंड में करीब 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। भाजपा ने चुनाव में 20 उम्मीदवारों के साथ मैदान में चुनाव के लिए उतरी थी। इनमें से ज्यादातर उम्मीदवार ईसाई मत के ही हैं। ऐसे में नागालैंड के चुनावी नतीजे ईसाई बहुल राज्य में भाजपा की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाते हैं। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC हर पल आपके साथ। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर 1759 से अधिक दवाइयां और 280 सर्जिकल उपकरण बहुत ही कम कीमतों पर उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। सस्ती एवं उत्तम दवाएं जन औषधि केंद्र से लाएं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर पीएम मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की उनकी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। भारत और इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इटली की समकक्ष प्रधानमंत्री मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। पीएम ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश सहयोग को मजबूत करेंगे। भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने पर भी सहमत हुए हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। सिपाहियों, हमें किसी भी तरह दिल्ली के अंदर घुसना है। कोर्ट की सभी 13 गेट्स बंद करवा दो। कोई भी सिपाही अंदर नहीं आना चाहिए। चिंगारी भड़क चुकी आलम पर पूरे हिंदुस्तान की निगाह आप पर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा म्यूटिनी होगा। क्या इस जंगे आजादी के बाद हिंदुस्तान की किस्मत बदलेगी? क्या होगा जब अंग्रेज फिर लौटेंगे? हिंदुस्तान अब हमारा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है।
पीएम ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश सहयोग को मजबूत करेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करने का भी निर्णय लिया। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने पर भी सहमत हुए हैं। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संकट का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट को संवाद और कूटनीति से हल करने पर जोर दिया और कहा कि भारत शांति की किसी भी प्रक्रिया में सहयोग के लिए तैयार है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए ही सुलझाया जा सकता है और भारत किसी भी शांति प्रक्रिया में योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली के बीच करीबी रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि इटली के लिए भारत का महत्व इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस क्षेत्र के अपने पहले दौरे के लिए भारत को चुना है। इतालवी पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को सराहा। I firmly believe that there's a lot that we can do together, and I'm not sure if this will lead me to the approval rate that the Prime Minister Modi has reached. I think he's the most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. इतालवी प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट के हल के लिए भारत केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। Prime Minister Modi knows very well Italy's position, which is giving full support to the territorial integrity of Ukraine, and we both hope that India, having the presidency of the G20, may play a central role in facilitating a negotiating process for the cessation of hostilities for a just peace. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की पहल को सराहा। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की बात कही।
energy security. India has set up major objectives in this connection. India wants to work in terms of energy coming from renewables, and I think this is a very smart decision, and this is a sector wherein we can cooperate. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी भारत के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में जॉर्जिया मेलोनी का औपचारिक स्वागत किया गया। इसके साथ ही इटली की प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। क्या बकवास कर रहा है, लिख के दे देंगे। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी राजघाट पहुंची, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। राजघाट पर आगंतुक पुस्तिका में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपने विचार भी दर्ज किए। मेलोनी आज से शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। रायसीना डायलॉग आज से नई दिल्ली में शुरू होगा और 4 मार्च तक चलेगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। रायसीना डायलॉग 2023 में 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। इनमें कई प्रतिनिधि मंत्रालयों, उद्योग, प्रौद्योगिकी क्षेत्र, रणनीतिक विशेषज्ञता से जुड़े होंगे। इस वर्ष का ये संवाद इस मायने में महत्वपूर्ण है कि ये आयोजन G20 की भारत की अध्यक्षता की पृष्ठभूमि में हो रहा है। रायसीना डायलॉग भू राजनीति और भू सामरिक विषयों पर संवाद का भारत का प्रमुख कार्यक्रम है। इसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित करता है। क्या तमाशा है। भारत की अध्यक्षता में G20 की विदेश मंत्रियों की बैठक की आज नई दिल्ली में शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक के उद्घाटन सत्र को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए हम सभी को ये स्वीकार करना चाहिए कि आज बहुपक्षवाद संकट में है। We must all acknowledge that multilateralism is in crisis today. The architecture of global governance created after the Second World War was to serve two functions. First, to prevent future wars by balancing competing interests. Second, to foster international cooperation on issues of common interest. The experience of the last few years, financial crisis, climate change, pandemic, terrorism, and wars clearly shows that global governance has failed in both its mandates.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई विकासशील देश अपने लोगों के लिए भोजन और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वे अमीर देशों के कारण होने वाली ग्लोबल वार्मिंग से भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। यही कारण है कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को आवाज देने की कोशिश की है। Many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people. They are also the ones most affected by global warming caused by richer countries. This is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के मौके पर एक बैठक की। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।